हाय एवरीवन, सीएमए ग्रुप वन फाइनेंशियल अकाउंटिंग के मैराथन में आपका स्वागत है। मैराथन में जो पहली यूनिट हम स्टार्ट करेंगे दैट विल बी सेल्फ बैलेंसिंग लेजर। सेल्फ बैलेंसिंग लेजर सेल्फ बैलेंसिंग लेजर क्या होता है और सेल्फ बैलेंसिंग लेजर का मतलब क्या होता है वो हम देखेंगे। तो अंडर सेल्फ बैलेंसिंग लेजर आपके टोटल तीन सिस्टम से अकाउंट बनाए जाते हैं, तीन लेजर बनाए जाते हैं। पहला लेजर है जनरल लेजर, दूसरा सेल्स सोल्ड या फिर डेटर्स लेजर, और तीसरा परचेज बॉट या फिर क्रेडिटर्स लेजर। अब पॉइंट ये है कि जनरल लेजर का मतलब क्या होता है। यहां पे सेल्फ बैलेंसिंग लेजर इसको क्यों बोला गया है, क्योंकि जो भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, बड़ी बिग बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उस केस में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा होती हैं। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा होने की वजह से वो अपनी ट्रांजैक्शंस को, जो डेटर्स और क्रेडिटर्स की ट्रांजैक्शंस होती है, उसको अलग सेगमेंट में डिवाइड कर देते हैं, और जो बाकी बची हुई ट्रांजैक्शंस है उसको अलग सेगमेंट में डिवाइड कर देते हैं। तो यानी कि टोटल तीन सेगमेंट निकल के आते हैं। एक होता है डेटर्स लेजर, एक होता है क्रेडिटर्स लेजर, और एक होता है आपका जनरल लेजर। जनरल लेजर के अंदर सारे बचे हुए अकाउंट्स बनाए जाते हैं, और डेटर्स और क्रेडिटर्स लेजर के अंदर आपका जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया जाता है। तो इन तीन लेजर्स के अंदर जो अकाउंट्स प्रिपेयर होंगे वो मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से होते हैं। पहला, जनरल लेजर के अंदर टोटल दो अकाउंट्स बनाए जाएंगे। पहला डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट और क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। क्योंकि तीनों सेगमेंट के अकाउंट्स अलग प्रिपेयर हो रहे हैं तो तीनों का ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता। इसीलिए ट्रायल बैलेंस मैच करने के लिए जनरल लेजर में इन दोनों का एडजस्टमेंट अकाउंट डाल दिया जाता है, और इन दोनों अकाउंट्स में जनरल लेजर का एडजस्टमेंट अकाउंट डाल दिया जाता है ट्रायल मैच करने के लिए। तो यहां पे जनरल लेजर के अंदर बनते हैं दो अकाउंट्स, डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट और दूसरा क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। जो आपका डेटर्स लेजर है उसके अंदर आपका प्रिपेयर होता है जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, और क्रेडिटर्स लेजर के अंदर प्रिपेयर होता है जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। अब पॉइंट ये है कि ये बनाए कैसे जाते हैं। तो एक काम करते हैं, फॉर्मेट देखते हैं आपके जनरल लेजर में डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट का। सबसे पहले इन जनरल लेजर पहला जो अकाउंट बनता है वो है आपका डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ये जो जनरल लेजर के अंदर डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया जाता है, ये पॉजिटिव एस्पेक्ट के हिसाब से बनाया जाता है, पॉजिटिव रूल्स के हिसाब से बनाया जाता है। पॉजिटिव एस्पेक्ट, पॉजिटिव रूल। इसका मतलब जो डेटर्स का बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस, वो आएगा यहां पर डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी, और डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस आप जानते हो क्रेडिट साइड में आता है। क्रेडिट साइड में आता है बाय बैलेंस सीडी। डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में और डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में। लेकिन अगर किसी डेटर से आपको एडवांस पैसे मिले हुए हैं, यानी कि अगर डेटर ने आपको कोई पहले से ही पैसा एडवांस दे रखा है, तो वो आपकी लायबिलिटी बन जाती है। तो उस केस में डेटर्स का नेगेटिव बैलेंस क्रेडिट साइड में आएगा, ओपनिंग बाय बैलेंस बीडी। ये है आपका क्रेडिट बैलेंस। ये क्या होता है? एडवांस फ्रॉम डेटर। ये क्या होता है? एडवांस फ्रॉम डेटर। ऐसे ही अगर साल के एंड में या फिर ड्यूरेशन के एंड में अगर डेटर से कोई पैसा एडवांस आपके पास रह गया है, तो उसका क्लोजिंग बैलेंस आता है डेबिट साइड में टू बैलेंस सीडी। क्लोजिंग बैलेंस आता है डेबिट साइड में टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस। इसको हम क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं, क्रेडिट बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस डेटर्स का डेबिट साइड में और क्लोजिंग क्रेडिट साइड में। लेकिन अगर एडवांस आपके पास डेटर से आया हुआ है ओपनिंग, तो वो आपका क्रेडिट साइड में आएगा और क्लोजिंग एडवांस डेबिट साइड में आएगा। अब यहां पे दोनों साइड में ट्रांजैक्शंस होंगी, डेटर्स को इंक्रीज करने वाली और क्रेडिट साइड में डेटर्स को डिक्रीज करने वाली। डेटर्स को इंक्रीज करने वाली ट्रांजैक्शंस आएंगी डेबिट साइड में जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से। आप अकाउंट कौन सा बना रहे हो? इन जनरल लेजर डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। तो डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में एंट्री आएगी टू डेटर्स टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट।
जितने भी डेटर्स को इंक्रीज करने वाले आइटम हैं वो डाल दिए जाएंगे आपके डेबिट साइड में, जैसे कि क्रेडिट सेल्स, जैसे कि आपका बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड, चेक डिसऑनर्ड। इन आइटम से क्या होता है, आपके डेटर्स फिर से इंक्रीज हो जाते हैं। बिल डिसऑनर होने की वजह से डेटर्स फिर से पैदा होते हैं, चेक डिसऑनर होने की वजह से आपके डेटर्स फिर से पैदा हो जाते हैं। ये सारे आइटम्स आएंगे आपके डेबिट साइड में। क्रेडिटर्स को डिक्रीज करने वाले आइटम आएंगे क्रेडिट साइड में। किस नाम से, हेडिंग डाल दो बाय, हेडिंग डाल दो बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। अब डेटर्स को डिक्रीज करने वाले आइटम कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है आपका कैश कलेक्टेड, जो डेटर से आपको पेमेंट मिली। कैश कलेक्टेड के अलावा बिल्स रिसीवेबल एक्सेप्टेड, बिल्स रिसीवेबल एक्सेप्टेड। इसके अलावा बैड डेट्स, बैड डेट्स, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, या फिर आपका अलाउंस गिवन, अलाउंस गिवन। इसके अलावा अगर ट्रांसफर हो रहा है डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट से क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में, इसका मतलब आपने अपने डेटर को बोल दिया कि तू क्रेडिटर से पैसे ले ले, उल्टा बोल दिया, डेटर्स को बोल दिया कि तू क्रेडिटर को पैसे दे दे, और अपने क्रेडिटर को बोल दिया कि तू डेटर से पैसे ले ले, तो उस सिनेरियो में जो डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, और जो क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट है वो भी आपका रिड्यूस हो जाएगा। तो क्रेडिट साइड में आएगा ट्रांसफर टू क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ट्रांसफर टू क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, या फिर आप इसको लिख सकते हो ट्रांसफर फ्रॉम वन लेजर टू अनदर, वन लेजर टू अनदर, वन लेजर टू अनदर। ये था आपका इन जनरल लेजर डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। अब एक काम करते हैं, इसका ऑपोजिट एस्पेक्ट देखते हैं। अगर आप ऑपोजिट एस्पेक्ट प्रिपेयर करते हो तो इन जनरल लेजर की जगह इन डेटर्स लेजर आएगा, और डेटर्स लेजर के अंदर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर होता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, जनरल लेजर के अंदर दो अकाउंट बनाए जाते हैं, एक डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट और एक क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, तो यहां पे एक काम करते हैं, जनरल लेजर के अंदर दूसरा अकाउंट देख लेते हैं, आपका क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। अब देखते हैं क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है। यहां पे आपका टोटल हो जाएगा दोनों अकाउंट्स का, क्लोजिंग बैलेंस हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो आपका अगला अकाउंट होगा क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट एक आपका लायबिलिटी अकाउंट है, क्योंकि ये क्रेडिटर्स से रिलेट करता है। तो क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी। और आपको पता है क्रेडिटर्स को क्लोज करने के लिए हम डेबिट साइड में पोस्टिंग करते हैं टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी। क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड। अब मैंने आपको बताया था कि अगर डेटर्स ने आपको एडवांस दे दिया है, सेम वे में अगर आप क्रेडिटर्स को एडवांस दे दो तो क्या होगा? अगर आप क्रेडिटर्स को एडवांस देते हो तो उस सिचुएशन में जो क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस है वो नेगेटिव हो जाएगा। आपने किसी को एडवांस पेमेंट कर रखी है तो क्या होगा? वो आपके लिए एसेट है, तो इसलिए क्रेडिटर्स एसेट बन जाएंगे, तो डेबिट साइड में उसका ओपनिंग बैलेंस आएगा टू बैलेंस बीडी। ये क्या है? डेबिट बैलेंस। इसका मतलब आपने क्या दे रखा है? क्रेडिटर्स को स्टार्टिंग में एडवांस, आपने अपने क्रेडिटर्स को एडवांस पेमेंट कर रखी है, एडवांस। ये आएगा डेबिट साइड में।
इसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर क्रेडिटर्स को साल के एंड में भी आपने एडवांस दे रखा है तो ये आएगा आपका क्रेडिट साइड में क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस सीडी। ये क्या है? डेबिट बैलेंस, यानी कि एडवांस। ये थी आपकी ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स। ओपन होगा क्रेडिट साइड में, क्लोज होगा डेबिट साइड में, लेकिन अगर एडवांस दे रखा है तो एडवांस ओपन होगा डेबिट साइड में और क्लोज होगा क्रेडिट साइड में। अब आगे देखते हैं, क्रेडिटर्स को इंक्रीज करने वाले आइटम आएंगे क्रेडिट साइड में और डिक्रीज करने वाले आइटम आएंगे डेबिट साइड में। किस नाम से? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, एडजस्टमेंट अकाउंट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। और क्रेडिट साइड में भी सेम हेडिंग आएगा, बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। सर हमने ना ये चैप्टर बिल्कुल नहीं पढ़ रखा, तो एक काम करो, YouTube पे वीडियो लाइव पड़ा हुआ है, जाके देख लो। इस चैप्टर की स्टार्टिंग 1 घंटा 2 घंटे की वीडियो देख लो, पड़ी हुई है बिल्कुल YouTube पे लाइव। ठीक है, लाइव वाले सेक्शन में जाके देखना तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। जिसने पढ़ रखा है उसको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूं। बाकी ये कॉन्सेप्चुअल बेस्ड चैप्टर है, कॉन्सेप्ट बेस्ड चैप्टर। क्रेडिटर्स को इंक्रीज करने वाले आइटम क्रेडिट साइड में, पहला क्रेडिट परचेज। ठीक है, इसके अलावा डेबिट साइड में आएगा क्रेडिटर्स को रिड्यूस करने वाले आइटम, जैसे कि पेमेंट मेड, बिल एक्सेप्टेड, बिल्स पेबल एक्सेप्टेड। अगर आप बिल्स पेबल एक्सेप्ट कर लो तो आपको आपके क्रेडिटर्स रिड्यूस हो जाते हैं। इसके अलावा डिस्काउंट रिसीव्ड, इससे भी आपके क्रेडिटर्स कम हो जाते हैं। तो ये आइटम्स हैं आपके क्रेडिटर्स को कम करने वाले। बढ़ाने वाला होता है आपका क्रेडिट परचेज। ठीक है, ये था आपका क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन जनरल लेजर, क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन जनरल लेजर। अब एक काम करते हैं, ऑपोजिट एस्पेक्ट पे आते हैं। ऑपोजिट एस्पेक्ट का मतलब मैंने आपको बताया था, जो जनरल लेजर है उसके अंदर 2 अकाउंट बनाए जाएंगे, डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। लेकिन जो सोल्ड लेजर है, डेटर्स लेजर, उसके अंदर एक ही अकाउंट बनाया जाएगा, दैट विल बी जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। तो एक काम करते हैं, डेटर्स लेजर के अंदर प्रिपेयर कर लेते हैं, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। तो लिखो इन डेटर्स लेजर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। फॉर्मेट सेम रहेगा। अब सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, मुझे बताओ डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस कौन सी साइड में आता है? सर डेबिट साइड में, लेकिन ये उल्टा अकाउंट है, ऑपोजिट, एकदम बिल्कुल उल्टा। शीशा दिखा दिया आपने इसको। जब जनरल लेजर के अंदर आप डेटर्स लेजर बना रहे थे तो पॉजिटिव एस्पेक्ट का इस्तेमाल हुआ था, अब आप डेटर्स लेजर के अंदर जनरल लेजर प्रिपेयर कर रहे हो तो यहां पे ऑपोजिट रूल्स अप्लाई होंगे। यानी कि डेटर्स जब इंक्रीज हो रहे थे तो डेबिट साइड में पोस्टिंग हुई थी ना, अब नहीं होगी क्रेडिट साइड। जितना आइटम आपने ऊपर डेबिट में डाला डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर, अब वो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड में आएगा, और ऊपर जो क्रेडिट में आया वो यहां डेबिट में आएगा। तो ओपनिंग बैलेंस की शुरुआत होगी क्रेडिट साइड से, बाय बैलेंस बीडी, और क्लोज होगा डेबिट साइड में टू बैलेंस सीडी, क्लोज हो गया। अब मुझे बताओ, अगर डेटर्स आपको एडवांस देता है ओपनिंग बैलेंस में, स्टार्टिंग में एडवांस दे रखा है डेटर्स ने, तो क्या होगा? वो आएगा क्रेडिट साइड में, लेकिन यहां पे आएगा डेबिट में। ठीक है, ये उल्टा अकाउंट है, तो डेबिट साइड में आएगा टू बैलेंस बीडी, डेबिट बैलेंस, डेबिट। सर ये तो डेबिट बैलेंस है ना, क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए था। नहीं, उल्टा है, क्रेडिट बैलेंस, यस क्रेडिट बैलेंस। तो यहां पे एडवांस टू डेटर, आपने डेटर को क्या दे रखा है? एडवांस फ्रॉम डेटर आएगा। डेटर से क्या ले रखा है? एडवांस फ्रॉम
डेटर। इसका क्लोजिंग बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी क्रेडिट बैलेंस, एडवांस, एडवांस, एडवांस आएगा आपका क्रेडिट साइड में क्लोजिंग बैलेंस। अब डेटर्स को इंक्रीज और डिक्रीज करने वाले आइटम, इंक्रीज करने वाले आइटम आएंगे इधर ना, इधर नहीं, क्रेडिट साइड में, उल्टा है। तो क्रेडिट साइड में हेडिंग डाल दो बाय, बाय डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। सर ये हेडिंग क्यों डाली? ऊपर देखो ना अकाउंट कौन सा है, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, तो उसके अंदर क्या आएगा? बाय डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, बाय डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। डेबिट साइड में भी सेम हेडिंग आएगी, टू डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, टू डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। अब डेटर्स को इंक्रीज करने वाले आइटम आएंगे क्रेडिट साइड में, जैसे कि क्रेडिट सेल और आपके बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड, ठीक है, वही जो आपने ऊपर डेबिट में लिखे थे डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर, बिल डिसऑनर्ड, चेक डिसऑनर्ड, यानी कि सारे आइटम्स जिससे डेटर इंक्रीज होते हैं, आइटम्स जिससे आपके डेटर्स इंक्रीज होते हैं वो आएंगे क्रेडिट साइड में, और वो आइटम्स जिससे आपके डेटर डिक्रीज होते हैं, जिससे आपके डेटर्स डिक्रीज होते हैं, डिक्रीज इन डेटर्स, वो आएगा आपका डेबिट साइड में। प्रिपेयर हो जाएगा आपका इन डेटर्स लेजर, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। अब आखिरी जो फिनोमेना बचा है इसका वो ये है कि आपने जनरल लेजर के अंदर दो अकाउंट्स बनाए थे, एक तो डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट और दूसरा क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। लेकिन आपने डेटर्स लेजर के अंदर जनरल लेजर तो बना लिया, अब क्रेडिटर्स लेजर के अंदर जनरल लेजर बाकी है, तो वो उसका उल्टा बनेगा। किसका? क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट का उल्टा। तो लिखो इन क्रेडिटर्स लेजर, इन क्रेडिटर्स लेजर, इन क्रेडिटर्स लेजर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस क्रेडिटर्स का कहां पे आता है? क्रेडिट साइड। क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस कहां आता है? क्रेडिट साइड। लेकिन ये जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट है, क्रेडिटर्स लेजर के अंदर उल्टा है, तो ओपनिंग बैलेंस कहां आएगा? डेबिट साइड में, टू बैलेंस बीडी। क्लोजिंग कहां आएगा? क्रेडिट साइड में, बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी। अगर क्रेडिटर्स को आपने एडवांस दे रखा है तो वो यूजुअली डेबिट में आता है, यानी कि वो एसेट हो जाता है, लेकिन अब ये उल्टा है तो क्रेडिट साइड में आएगा, बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी एडवांस, एडवांस। और इसका क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी एडवांस, एडवांस। यहां पे आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, ठीक है। क्रेडिटर्स को इंक्रीज करने वाले आइटम्स कौन सी साइड में आते हैं? इंक्रीज करने वाले क्रेडिट साइड में, लेकिन अब कौन सी साइड में आएंगे? डेबिट साइड में। किस नाम से? देखो आप अकाउंट कौन सा बना रहे हो? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, तो यहां पे आएगा टू क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, टू क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट अकाउंट। हेडिंग डाल दो दोनों साइड में, बाय क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, बाय क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। यस एवरीवन। तो यहां पे आएंगे वो आइटम्स जिससे आपके क्रेडिटर्स इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज। यहां पे वो आइटम आएंगे जिससे आपके क्रेडिटर्स डिक्रीज हो रहे हैं। प्रिपेयर हो जाएगा आपका जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन क्रेडिटर्स लेजर। तो ये था आपका चैप्टर सेल्फ बैलेंसिंग लेजर। इसके क्वेश्चंस आपको कौन कौन से करने हैं वो मैं आपको बता देता हूं। इस सिचुएशन में जो आपको क्वेश्चन करने हैं वो ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन करने। इलिस्ट्रेशन 1, 2, 3 मत करना, 3 इलिस्ट्रेशन इसमें छोड़ देना, ठीक है। अगर आप कर भी लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये टाइम खोटी करने वाली इलिस्ट्रेशन है।
फोर्थ इलिस्ट्रेशन और आपका 5, 6 और 7, इसमें आप सारे इलिस्ट्रेशन कर लेना, छोटा सा चैप्टर है और आपके इलिस्ट्रेशंस अगर आप सॉल्यूशन भी देख लोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर सेल्फ बैलेंसिंग लेजर। मैं आपको दिखा देता हूं एक बार किसी एक का सॉल्यूशन। तो इन द बुक्स ऑफ जो भी आइटम नाम है, जनरल लेजर, डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, तो इसका ओपनिंग बैलेंस आ रहा है डेबिट में, ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है क्रेडिट में, ठीक है। बैलेंस बीडी, डेबिट वाला बैलेंस, ये आ रहा है आपका 2000 इधर, अच्छा वो क्वेश्चन में दिया होगा। अब यहां पे डेटर्स को इंक्रीज करने वाले आइटम डेबिट साइड में आएंगे, टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इंक्रीज करने वाले जैसे कि क्रेडिट सेल्स, और डेटर्स को डिक्रीज करने वाले आइटम आएंगे क्रेडिट साइड में जैसे कि कैश एंड चेक रिसीव्ड, सेल्स रिटर्न, डिस्काउंट अलाउड बाय डेट्स, बिल्स रिसीवेबल, ट्रांसफर टू क्रेडिटर लेजर। मैंने आपको बताया था ना कि अगर आप दूसरे लेजर में ट्रांसफर करते हो तो आपका बैलेंस डिक्रीज हो जाता है, और बाय ट्रांसफर फ्रॉम क्रेडिटर्स लेजर टू डेटर्स लेजर, ये भी आपका डिक्रीज हो जाएगा। चाहे आप क्रेडिटर्स लेजर से डेटर्स लेजर में एडजस्ट ट्रांसफर करो या आप डेटर्स लेजर से क्रेडिटर्स लेजर में ट्रांसफर करो, दोनों का बैलेंस डिक्रीज होगा। ठीक है, तो यहां पे आएगा ये आपके डिक्रीज करने वाले आइटम्स, निकल के आएगा क्लोजिंग बैलेंस। बस ये था आपका। अगर आप उल्टा बनाओगे इन डेटर्स लेजर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, तो देखो ओपनिंग बैलेंस कहां आ रहा था 40 डेबिट में, ये आएगा क्रेडिट में, ठीक है। अब क्लोजिंग बैलेंस आ रहा था 48,400 क्रेडिट में, तो ये आएगा डेबिट में। इंक्रीज करने वाले आइटम इधर थे, ये सारे डेबिट में आ जाएंगे, लेकिन डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से, क्योंकि अकाउंट कौन सा बन रहा है, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, तो हेडिंग आएगा डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट और आपका डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। तो ये था आपका चैप्टर सेल्फ बैलेंसिंग लेजर। ऑल राइट, यस एवरीवन, अगला यूनिट है आपका यूनिट 2 यानी कि स्टडी नोट 2, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 पे बेस्ड है। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? सबसे पहले वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डेवलप द मेथड्स ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज और स्टॉक, यानी कि पहले तो इन्वेंट्री की जो कॉस्ट निकाली जाती है उसकी कंप्यूटेशन के मेथड को डेवलप करना और प्लस उसकी वैल्यू निकालना। पहले तो मेथड बनाओ और फिर निकालो, बताओ यही है ऑब्जेक्टिव। हाँ, आगे इन्वेंट्री आर एसेट्स, 3 टाइप की इन्वेंट्री होती है, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स और आपका वर्क इन प्रोग्रेस। रॉ मटेरियल का मतलब जो सप्लाई आप कंज्यूम करते हो माल के प्रोडक्शन में, उसको बोलते हैं रॉ मटेरियल। वर्क इन प्रोग्रेस आप जानते हो, अभी बन रहा है, रास्ते में है माल, टू बी हेल्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। फिनिश गुड्स का मतलब हेल्ड फॉर सेल, बिकने लायक हो चुका है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो 3 टाइप्स की इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स और आपका वर्क इन प्रोग्रेस। एप्लीकेबिलिटी, AS2 इन चीजों पर अप्लाई नहीं होता, किस पे? पहला WIP अंडर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, भाई साहब इसके लिए अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, इसीलिए इस पे AS2 अप्लाई नहीं होता। WIP इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स, अरे सिंपल सी बात है, हमारे पे इन्वेंट्री किस चीज की है? किताबों की, हाँ उस पे अप्लाई होगा AS2। लेकिन हम जो सर्विस दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं आपको, उस पे कोई AS2 अप्लाई नहीं होता। शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। ओहो, अगर आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स अपने पास एज अ स्टॉक रखते हो, शेयर्स, डिबेंचर्स, उस पे AS2 अप्लाई नहीं होता। प्रोड्यूसर्स इन्वेंट्रीज लाइक लाइफ स्टॉक, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। प्रोड्यूसर इन्वेंट्रीज का मतलब ऐसी इन्वेंट्री जिससे कोई माल बनाया जा सके, वो खुद एक कैपिटल एसेट हो सकती है ना। तो लाइफ स्टॉक, एग्रीकल्चरल, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हो गया, आपका मिनरल ऑयल्स, ओर्स, गैसेस। ये इन्वेंट्रीज को सीधा सीधा नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे जांचते हैं। इनकी वैल्यू सीधा NRV होती है, कोई कॉस्ट NRV कुछ नहीं, सीधा NRV, यही इनकी वैल्यूएशन होती है, इसलिए AS2 इन पे अप्लाई नहीं होता। वैल्यूएशन प्रिंसिपल, वैल्यूएशन प्रिंसिपल क्या कहता है? किसी भी माल की, किसी भी इन्वेंट्री की कॉस्ट, किसी भी इन्वेंट्री की वैल्यू एट कॉस्ट और NRV नेट रियलाइजेबल वैल्यू, दोनों में से जो कम होगी वही ली जाएगी, वही रिकॉर्ड की जाएगी। अब पॉइंट ये है कॉस्ट कैसे निकलती है और नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैसे निकलती है, तो दोनों की कैलकुलेशन हम देखेंगे आगे। सबसे पहले डिटर्मिनेशन ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, तो पहले तो कॉस्ट निकालो, डिटरमाइन द कॉस्ट, उसके बाद क्या निकालो? नेट रियलाइजेबल वैल्यू निकाल लो, और दोनों में से जो कम हो वही है आपकी वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री।
तो पॉइंट ये है, सबसे पहले हम देखते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कैसे निकलती है। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर तीन टाइप्स की कॉस्ट जोड़ी जाती है। पहला कॉस्ट ऑफ परचेज, दूसरा अदर कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, और तीसरा अदर कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ परचेज में जो इन्वेंट्री की परचेज से रिलेटेड सारी कॉस्ट है वो इंक्लूड की जाएंगी। कन्वर्जन के अंदर दो कॉस्ट आती है। कन्वर्जन का मतलब जब आप अपने रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हो फिनिश प्रोडक्ट में, तो उस केस में दो कॉस्ट ली जाएंगी, एक तो प्रोडक्शन कॉस्ट और आपकी दूसरा वेजेस। ठीक है, मटेरियल को कन्वर्ट कैसे करोगे, मजदूर लगाओगे ना। उसके अलावा प्रोडक्शन एक्सपेंसेस भी होते हैं, तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स और आपके वेजेस, डायरेक्ट वेजेस, वो दोनों कन्वर्जन कॉस्ट के अंदर ली जाती हैं। इसके अलावा अदर कॉस्ट में इनकर्ड इन ब्रिंगिंग द इन्वेंट्रीज टू द प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, इन्वेंट्री को फैक्ट्री तक पहुंचाने या फिर गोदाम में रखने तक का खर्चा अदर एक्सपेंस में आता है। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर तीन चीजें हैं, एक तो कॉस्ट ऑफ परचेज। अब बात यह है कॉस्ट ऑफ परचेज कैसे निकाली जाती है। कॉस्ट ऑफ परचेज के अंदर आपकी परचेज प्राइस, जितने का खरीदा, उसके टैक्स, उसका फ्रेट इनवर्ड, मजदूरी, ठीक है, और बाकी एक्सपेंडिचर डायरेक्टली खरीदने से रिलेटेड, वो सारा परचेज कॉस्ट में शामिल होता है। उसके अलावा परचेज के अंदर क्या शामिल नहीं होता, ड्यूटीज एंड टैक्सेस रिकवरेबल बाय एंटरप्राइजेस। सिंपल सी बात है, तुमने टैक्स दिया, टैक्स रिफंड आ गया, तो वो कहीं बात की कॉस्ट रह गई। अरे जो टैक्स रिफंड आ गया वो कॉस्ट थोड़ी रहा, वो कॉस्ट रिवर्स हो गई। ट्रेड डिस्काउंट, डिस्काउंट मिल गया, ऑब्वियस सी बात है कॉस्ट नहीं है। रिबेट मिल गई, ड्यूटी ड्रॉबैक, ड्यूटी वापस आ गई, ठीक है, जो कि सेट ऑफ के लिए अवेलेबल है। तो ये सारे आपके और सिमिलर आइटम्स, जो भी पैसा वापस आ जाता है टैक्स अथॉरिटी से, वो कॉस्ट में शामिल नहीं होता परचेज में। कॉस्ट ऑफ परचेज कैसे निकलते हैं देखते हैं। अमाउंट पेड फॉर रॉ मटेरियल, जितना पैसा पे किया आपने उसमें ऐड करेंगे ड्यूटी टैक्सेस और फ्रेट इनवर्ड, अदर एक्सपेंसेस, ठीक है, टोटल आएगा, उसमें से लेस कर देंगे जो भी ड्यूटी और टैक्स रिकवर हो गए ये सारे, ठीक है, ये माइनस कर देंगे, निकल के आएगा आपका कॉस्ट ऑफ परचेज। कॉस्ट ऑफ परचेज। अब आते हैं नीचे, कैश डिस्काउंट विल नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ परचेज बिकॉज इट इज प्योरली ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। अच्छा, वो कह रहा है कैश डिस्काउंट माइनस मत करना भाई, वो फाइनेंशियल कैरेक्टर का है एंड इज शोन इन द डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट, और उसको आप रिकॉर्ड भी करते हो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, इसलिए कैश डिस्काउंट माइनस नहीं होता कॉस्ट ऑफ परचेज में से। हाँ, तो आगे कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। मैंने आपको बताया था कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में तीन चीजें शामिल होती हैं, एक कॉस्ट ऑफ परचेज, एक कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, और एक आपका अदर एक्सपेंसेस या फिर अदर कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ परचेज हमने देख लिया, अब देखो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन के अंदर पहली कॉस्ट होती है, मैंने आपको दो बताई थी, एक तो डायरेक्ट वेजेस और दूसरा प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ओवरहेड्स आपके दो तरीके के होंगे प्रोडक्शन वाले, वेरिएबल और दूसरा फिक्स। आगे डायरेक्ट वेजेस का मतलब वही जो डायरेक्टली वर्कर से आपने प्रोडक्शन करवाया, दूसरा प्रोडक्शन ओवरहेड्स का मतलब फिक्स और वेरिएबल दोनों उसमें काउंट होंगे। ये जूम क्यों रहा बार बार, जूम मत हो भाई, बढ़ाना है, टाइम वेस्ट होगा। हाँ नहीं तो हाँ अब ठीक है, अब जूम हुआ तो बहुत मारूंगा। फिक्स्ड ओवरहेड्स, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स, और आपका क्या बता रहा था मैं, हाँ, तो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड जैसे कि आपका डेप्रिसिएशन, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, फैक्ट्री बिल्डिंग, ये सारे आपके फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड होते हैं। नोट, नॉर्मल कैपेसिटी इज द प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड टू बी अचीव्ड ऑन एन एवरेज। देखो, नॉर्मल कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, जो भी नॉर्मल बेसिस पे, एवरेज बेसिस पे आप प्रोडक्शन एक्सपेक्ट करते हो अपनी फैक्ट्री की मशीन से, उसको बोलते हैं नॉर्मल कैपेसिटी। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन कैन बी अंडरस्टूड, बट ग्रामर ही गलत हो रखी है, थ्रू टू सिचुएशंस। तो दो सिचुएशन है। पहली सिचुएशन, क्योंकि होता क्या है कि जो प्रोडक्शन ओवरहेड आप चार्ज करते हो अपनी कॉस्ट में, आप उसको एज अ कॉस्ट इंक्लूड करते हो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में, तो उसके दो तरीके होते हैं, दो सिचुएशन अराइज हो सकती हैं। पहला, आपको लगा था कि आपका जो प्रोडक्शन है, मान लो आपका नॉर्मल प्रोडक्शन 5 लाख यूनिट का होता है, ठीक है, और आपकी जो कॉस्ट आती है टोटल ओवरहेड्स वो 50 लाख है, ठीक है। तो पहली सिचुएशन क्या है, एक्चुअल प्रोडक्शन इज लोअर देन द नॉर्मल प्रोडक्शन। मान लो आपने एक्चुअल प्रोडक्शन किया 2 लाख यूनिट का, मुझे बताओ नॉर्मली प्रोडक्शन कितने यूनिट्स का होता है, 5 लाख, आपने प्रोडक्शन कितना किया, 1 लाख। तो सिचुएशन क्या है, एक्चुअल प्रोडक्शन इज लोअर देन द नॉर्मल प्रोडक्शन। जब एक्चुअल प्रोडक्शन नॉर्मल से कम है तो क्या होगा,
तो आपको पर यूनिट फिक्स्ड ओवरहेड की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। पर यूनिट कैसे आएगी? टोटल ओवरहेड्स। सर 2 लाख को बनाने का कितना खर्चा हुआ, वही तो निकालना है। आपका टोटल ओवरहेड्स कितना होता है? 50 डिवाइड बाय नॉर्मल, आप कितना यूनिट्स प्रिपेयर करते हो? 5। टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स 50 लाख, नॉर्मल प्रोडक्शन 5 लाख। मुझे बताओ पर यूनिट प्रोडक्शन ओवरहेड कितना आया? 10 रुपए पर यूनिट। 2 लाख को बनाने का खर्चा कितना हो जाएगा? एक्चुअल प्रोडक्शन 2 लाख इंटू में पर यूनिट फिक्स्ड ओवरहेड 10 रुपए, 20 लाख रुपए हो गया। इतना ही है, और क्या फालतू में पढ़ोगे। अगली सिचुएशन 2। अच्छा, इसमें एक चीज और थी, वो कह रहा है कुछ नहीं है, इतना ही है। सिचुएशन 2, एक्चुअल प्रोडक्शन इज हायर देन द नॉर्मल प्रोडक्शन। अब यहां पे क्या हो गया? ओहो, आपने 7.5 लाख यूनिट बना दी, ठीक है। नॉर्मल प्रोडक्शन 5 लाख होता है और आपकी एक्चुअल कॉस्ट आ रही है 10 लाख। तो क्या होगा? पर यूनिट फिक्स्ड ओवरहेड कैसे आएगा? 10 लाख डिवाइड बाय 7.5 लाख। यहां पे हम लेंगे एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, क्योंकि एक्चुअल यूनिट ज्यादा है। उससे क्या होगा? जो फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट है, पर यूनिट वो कम हो जाएगा, ठीक है। फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट कम हो जाएगा। मान लो 7.5 लाख की कॉस्ट आ रही थी, तो ये 10 रुपए हो जाएगा। और अगर आप 5 लाख ही लेते हो ओवरहेड में, टोटल ओवरहेड 5 लाख ही लोगे, ऊपर भी आपने 5 लाख का ओवरहेड लिया था, तो अगर आप यहां पे देखो तो ये 0 पॉइंट कुछ आएगा, 0 पॉइंट कुछ, ठीक है। यानी कि आपका फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट कम हो जाएगा। आगे वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड आपको पता है प्रोडक्शन के साथ साथ, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज हो जाते हैं। अब आते हैं जॉइंट प्रोडक्ट्स की बारी पे। जॉइंट प्रोडक्ट्स का मतलब जो एक साथ बनाए जाते हैं। जॉइंट प्रोडक्ट्स के केस में द कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ ईच प्रोडक्ट इज नॉट सेपरेटली आइडेंटिफाइबल एंड दे आर टू बी एलोकेटेड बिटवीन द प्रोडक्ट्स ऑन अ रैशनल एंड कंसिस्टेंट बेसिस। वो कह रहा है जो भी ठीक लगे उस बेस पे बांट लो, रैशनल बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। स्प्लिट ऑफ पॉइंट का मतलब जहां पे वो दोनों प्रोडक्ट्स अलग होते हैं प्रोडक्शन करते टाइम, उस पॉइंट ऑफ सेल पे आपको वो कॉस्ट अलग कर देनी है, एक रीजनेबल बेसिस पे, कंसिस्टेंट बेसिस पे। अब आते हैं बाय प्रोडक्ट्स पे। बाय प्रोडक्ट्स का मतलब होता है एक प्रोडक्ट बनाया, साथ में कुछ और निकल गया। हाँ, अरे आप कुछ बना रहे थे, साथ में एक और प्रोडक्ट निकल के अलग से आ गया फ्री का, तो उस केस में इसकी कोई मटेरियल वैल्यू तो नहीं होती, क्योंकि हमने लगाया तो कुछ नहीं इसके लिए। जो लगाया था किसी और चीज को बनाने के लिए लगाया था, लेकिन निकल गया कुछ और, तो अनइंटेंशनली निकल गया। बाय प्रोडक्ट इज वैल्यूड एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू एंड डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। सिंपल सी बात है। अब क्योंकि ये फ्री का प्रोडक्ट बन गया, तो आपकी कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन कम हो जाएगी, तो ये कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में से कम हो जाता है, लेस हो जाता है। अब निकालते हैं तीसरी कॉस्ट, आपकी अदर कॉस्ट। आपको याद है ना, वो हम कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री निकाल रहे हैं। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में 3 कॉस्ट होती है, परचेज कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट, अदर कॉस्ट। तो हमने परचेज और कन्वर्जन कर ली, अब अदर कर रहे हैं। अदर कॉस्ट में, अच्छा अदर कॉस्ट में कुछ नहीं आता। अदर कॉस्ट में जो भी कॉस्ट दी होगी वो आएगी, ठीक है। यानी कि उसको वहां तक लाने की कॉस्ट, लोकेशन तक पहुंचाने की कॉस्ट होती है अदर कॉस्ट। तो अब टोटल कॉस्ट देखते हैं इन्वेंट्री की कैसे निकलती है। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ परचेज, ये आपको पता ही है, इसमें से माइनस करेंगे वही इनपुट क्रेडिट वाले आइटम्स, फायदे वाले। इसमें ऐड करेंगे कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। कन्वर्जन के अंदर आपको पता ही है लेबर, ओवरहेड और अदर कॉस्ट इफ एनी। इनको जोड़ देंगे, निकल के आएगी आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री की वैल्यू कैसे निकालते हैं? कॉस्ट और एनआरवी, विच एवर इज लोअर। आपने कॉस्ट निकाल ली, अब निकालेंगे नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू एक्सक्लूजन फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में क्या क्या चीजें एक्सक्लूड कर दी जाती हैं? पहला, अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। भाई साहब ये लॉस वो लॉस है जिसको आप अवॉइड कर सकते थे, तो ये लॉस कस्टमर पे क्यों डाल रहे हो? माइनस करो उसमें से, कॉस्ट में से, ठीक है। जैसे कि वेस्ट मटेरियल्स और अदर प्रोडक्शन कॉस्ट शुड बी ट्रांसफॉर्म टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड नॉट इंक्लूड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। आप इसको P&L अकाउंट में डाल दोगे और इसको कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इंक्लूड नहीं करोगे। स्टोरेज कॉस्ट, रखने की कोई कॉस्ट होती है? हाँ, मत रखो। आगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, कंप्यूटर पे बैठ के तुमने एम्प्लॉय बिठा रखे हैं, तो ये कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन या फिर अदर कॉस्ट, तुम कोई से भी कॉस्ट लो, उसकी
प्रोडक्शन कॉस्ट में कवर नहीं होता। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बेचने की कॉस्ट होती है, तो वो भी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में शामिल नहीं होगा। बोरिंग कॉस्ट का मतलब होता है तुमने लोन ले रखा है इसके लिए, और जो फाइनेंस चार्ज पे कर रहे हो, इंटरेस्ट वगैरह, वो भी इंक्लूड नहीं होता। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन विच इज नॉट रिलेटेड टू द फैक्ट्री, फैक्ट्री में माल बन रहा है, अगर फैक्ट्री का डेप्रिसिएशन लगा था तो मैं इंक्लूड करता, बट वो फैक्ट्री का डेप्रिसिएशन नहीं है तो इसलिए उसको एक्सक्लूड कर देंगे। अब आते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू की कैलकुलेशन पे। नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैसे निकलती है? सबसे पहले एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, कितने में बेचा जा सकता है, एस्टिमेटेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, इसको कंप्लीट करने की कॉस्ट कितनी आएगी, आ सकती है, माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट द सेल। अब माल बेचने तक की कॉस्ट एस्टिमेटेड कितनी आ सकती है, वो भी इसमें से उड़ा देंगे, तो निकल के आएगी नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है, अब क्या किया जाएगा, कॉस्ट और एनआरवी दोनों में से जो कम होगा वही आपकी कॉस्ट ऑफ, वही आपकी वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री होगा। ठीक है, अब सिचुएशन वन कहती है अगर कॉस्ट कम है एनआरवी से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जितने का खरीदा था कॉस्ट वो ऑलरेडी कम है, तो ऑलरेडी तुम कंजर्वेटिव प्रिंसिपल अप्लाई कर चुके हो, यानी कि लॉस पहले रिकॉर्ड कर चुके हो, तुम्हें और एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाय चांस अगर एनआरवी कम आ जाए, यानी कि कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स इज हायर देन द एनआरवी, तो उस केस में तुम्हें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, यानी कि कॉस्ट को और नीचे लाना पड़ेगा एनआरवी के बराबर। तो एनआरवी के बराबर लाने के लिए स्टॉक को करना पड़ेगा क्रेडिट और P&L अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। और इसका ट्रीटमेंट फाइनल अकाउंट्स में कुछ इस तरीके से होता है। ट्रेडिंग अकाउंट में आपको क्या दिखाना है, क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक, आप इसी में से माइनस कर दो ना जो रिडक्शन करना है। अगर माइनस नहीं करते तो P&L में डेबिट करो, स्टॉक का तो तुम्हें कम करना पड़ेगा, तो यहां सीधे सीधे क्या दिखाना है, एनआरवी। ठीक है, क्योंकि वो कम थी। बैलेंस शीट में भी एनआरवी दिखाई जाएगी। आगे वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, वैसे तो वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू निकाली नहीं जाती, लेकिन नॉर्मली ये कॉस्ट पे निकाला जाता है। क्यों? क्योंकि बिकॉज द कैलकुलेशन ऑफ एनआरवी और वर्क इन प्रोग्रेस इज नॉट सो इजी, आसान नहीं है ना निकालना, बट इट इज वैल्यूड एनआरवी एंड द कैलकुलेशन शुड बी मेड एज फॉलोज। वो कह रहा है अगर आपको डब्ल्यूआईपी वर्क इन प्रोग्रेस नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे निकालना है तो कैसे निकलेगा, वही सेम है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू मेक द सेल, वही सेम जो आपने इन्वेंट्री के लिए निकाला था, सेम फॉर्मूला। अब आते हैं रॉ मटेरियल की कैलकुलेशन पे। रॉ मटेरियल कैसे निकलता है, सिचुएशन वन, अगर फिनिश प्रोडक्ट जो आपने बनाया है, अगर जो फिनिश प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसके लिए जो रॉ मटेरियल आपने यूज किया है वो कॉस्ट पे यूज किया है, तो वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल कैसे निकाली जाएगी, कॉस्ट पे। सिंपल, भाई जो माल आप बना रहे हो उसको कॉस्ट पे लिया है और जो रॉ मटेरियल है उसको भी कॉस्ट पे ले लो, हो गया। लेकिन अगर फिनिश प्रोडक्ट जिसको आप बना रहे हो वो कॉस्ट से कम आपने लिया है, यानी कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू कम थी उस पे लिया है, तो रॉ मटेरियल को रिप्लेसमेंट प्राइस पे वैल्यू किया जाएगा, यानी कि जितने में वो रिप्लेस हो सकता है दूसरे मटेरियल से। आगे कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कैन बी डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग कॉस्ट फॉर्मूलाज। वो कह रहा है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इन फॉर्मूले से भी निकाली जा सकती है। कौन कौन सी, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, फीफो, वेटेड एवरेज, स्टैंडर्ड कॉस्ट, रिटेल मेथड। सबसे पहले देखते हैं स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड क्या होता है। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड का मतलब होता है वी कैन डायरेक्टली लिंक द कॉस्ट विद स्पेसिफिक आइटम्स ऑफ इन्वेंट्रीज। आपको कुछ स्पेसिफिक आइटम दिए होंगे, उसी से डायरेक्टली कॉस्ट हो जाएगी, डायरेक्टली लिंक कर सकते हो उस कॉस्ट को आप इन्वेंट्री से। दिस मेथड शुड बी यूज्ड इन द फॉलोइंग केसेस। पहला, अच्छा, व्हेन आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री आर नॉट ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल। वो कह रहा है इन्वेंट्री ना एक दूसरे से बदल नहीं सकती, वही इन्वेंट्री लगेगी माल को बनाने में जो लगती आ रही है। गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एंड सेग्रीगेटेड फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स। वो कह रहा है जो भी प्रोडक्शन आप कर रहे हो गुड्स एंड सर्विसेज का, वो सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए ही सेग्रीगेट होते हैं, अदरवाइज वो सेग्रीगेट नहीं होते। तो तब आपका स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड काम आएगा। अब आते हैं फीफो पे। आपको पता ही है जो पहले आएगा वही पहले जाएगा, तो इसमें क्या होता है जो माल पहले आता है उसकी कॉस्ट पहले लेते हैं, बाद वाली के बाद में। वेटेड एवरेज, इसमें क्या होता है टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दिया जाता है नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस से। ठीक है, यानी कि कॉस्ट ऑफ परचेज या फिर प्रोड्यूस्ड डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज या प्रोड्यूस्ड। उसके बाद स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड में क्या होता है, आपको तीन चीजें कंसिडर करनी है। पहला,
कितना माल कंज्यूम किया, लेबर की एफिशिएंसी कितनी है और कैपेसिटी कितनी यूटिलाइज हो गई। अगला रिटेल मेथड, रिटेल का मतलब यहाँ पे सेल वैल्यू माइनस ग्रॉस मार्जिन निकल के आएगा कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, सिंपल। रिटेल है ना तो सेल माइनस ग्रॉस मार्जिन। लीफो मेथड आपके AS2 में कवर नहीं होता, लीफो मेथड AS2 में कवर नहीं होता। डिस्क्लोजर, AS2 में आपको क्या क्या दिखाना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में आपको क्या क्या शो करना है वो देख लेते हैं। तो AS2 में आपको क्या दिखाना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, अकाउंटिंग पॉलिसीज मेजरिंग द इन्वेंट्रीज, कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी में आप इन्वेंट्री को मेजर कर रहे हो, कॉस्ट का फॉर्मूला यानी कि कॉस्ट कैसे निकाली आपने, क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्रीज इनटू फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड रॉ मटेरियल स्टोर्स एंड स्पेयर्स। तो यानी कि चारों टाइप्स का जो आपकी इन्वेंट्री है आप शो कर रहे हो, उनका क्लासिफिकेशन आपको देना पड़ेगा, किस किस टाइप्स की इन्वेंट्री आपके पास मौजूद है। एज पर AS1 एनी चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी एंड इट्स मटेरियल इफेक्ट इन द करेंट प्राइस पीरियड along with its impact on the items of financial statement should be disclosed। वो कह रहा है अगर कोई भी पॉलिसी आप चेंज करते हो, कोई भी मेथड आप अपनाते हो, कोई भी फॉर्मूला आप चेंज करते हो कॉस्ट निकालने का या कुछ भी करने का इन्वेंट्री के अंदर, तो वो एज पर AS1 दिखाया जाएगा, डिस्क्लोज किया जाएगा, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अटैच कर दिया जाएगा। ओके, गला सूख गया। ये सेनवेट वाला टॉपिक मत पढ़ना, उड़ा दो उसको, ठीक है। ये था आपका वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। अब एक दो प्रॉब्लम्स देख लेते, ठीक है, उसके बाद आप जितने भी सॉल्यूशन अगर आप पढ़ भी लोगे ना इसके तो भी इजीली कवर हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते, हाउ डू यू फ्लो, बताओ क्या कह रहा है, हाउ डू यू डील विद द फॉलोइंग ऑन 31 मार्च 2012। 31 मार्च 2012 को क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है गौरव लिमिटेड का, इसमें 10,000 यूनिट है, कॉस्टिंग 10 रुपए यानी कि 1 लाख, बट द करेंट मार्केट प्राइस एज ऑन दैट डेट इज 9 रुपीज, दैट इज 90,000। वो कह रहा है गौरव लिमिटेड के पास जो स्टॉक है वो 10,000 यूनिट है 10 रुपए के हिसाब से, कॉस्ट 1 लाख है और मार्केट प्राइस 90,000 है। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी होगी आपकी 90,000 और कॉस्ट कितनी है 1 लाख। मुझे बताओ कितने पे जाएगी इन्वेंट्री, 90,000 पे रिकॉर्ड होगी, यानी कि दोनों में से जो कम होता पूरा लिखना है आपको। अकॉर्डिंग टू AS2, अकॉर्डिंग टू AS2, ओहो कहां गया पेन, हाँ, अकॉर्डिंग टू AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज विल बी द लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV विच एवर इज लोअर। तो प्रेजेंट केस में आपका 1 लाख कॉस्ट है, NRV 90 है, देयरफॉर वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री विल बी 90,000, दैट इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ऐसे ही आपकी नेक्स्ट आपकी जितनी भी इलस्ट्रेशन है वो आपकी दे रखी है कैलकुलेशन पे। From the following information presented by P Limited, ascertain the value of stock to be included in balance sheet। बैलेंस शीट में कितने स्टॉक की वैल्यू दिखाई जाएगी देखते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ सर्टेन स्टॉक अमाउंटेड टू 60,000, बीइंग ऑब्सोलीट बर्बाद हो गया, इसकी कॉस्ट 60,000 है। इट कैन बी यूज फॉर प्रोडक्शन पर्पसेस आफ्टर इनकरिंग 10,000 फॉर मॉडिफिकेशन। वो कह रहा है 60,000 का स्टॉक है और 10,000 खर्चने के बाद 10,000 खर्चने के बाद इसको यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो कॉस्ट हो गई आपकी 60,000, ओके। The same could be used as a byproduct for an existing product. The purchase price for the same amounts to 40,000। अच्छा, वो कह रहा है कि आप इसको एक बाय प्रोडक्ट के तौर पे भी यूज कर सकते हो फॉर एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। द परचेज प्राइस ऑफ द सेम अमाउंट्स टू 40,000। तो आपको निकालना है वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। यहां पे आपको साफ साफ दिया है कि इसकी कॉस्ट कितनी है 60,000 और वो कह रहा है इट कैन बी यूज फॉर प्रोडक्शन पर्पसेस आफ्टर इनकरिंग 10,000 फॉर मॉडिफिकेशन। आपको इस पे पैसा खर्चना पड़ेगा 40,000 और आप इसको बाय प्रोडक्ट के तौर पे भी यूज कर सकते हो, यानी कि जो एक और प्रोडक्ट बन रहा है एग्जिस्टिंग उसके बाय प्रोडक्ट के तौर पे भी यूज कर सकते हो। द परचेज प्राइस फॉर द सेम अमाउंट्स टू 40,000। तो यानी कि जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का बाय प्रोडक्ट है वो 40,000 का मार्केट में बिक सकता है, ठीक है, लेकिन उस पे आपको 10,000 खर्चने भी पड़ेंगे, उस पे आपको 10,000 खर्चने पड़ेंगे मॉडिफिकेशन के लिए। तो मुझे बताओ नेट रियलाइजेबल वैल्यू में से 10,000 हटा दो तो मेन नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी आई 30,000। आपकी कॉस्ट कितनी है 60, 60 और 30 में से कौन सी वैल्यू इन्वेंट्री की दिखाई जाएगी, दोनों में से जो कम होगी 30,000। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको और दिए हैं, प्लीज उसको रीड करिएगा और बाकी कोई प्रॉब्लम आएगी तो मुझे बताना,
ठीक है, मैं एक ग्रुप बना दूंगा टेलीग्राम का, वहां पे आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।